Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching chapter number 13 inverse trigonometric functions video lectures. मेरा बेटा लास्ट के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.2 को स्टार्ट करा था। एक्सरसाइज 13.2 जो कि बिल्कुल 13.1 की तरह इन्वर्स के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर घूम रही होती है, मगर 13.2 के अंदर मेजर काम हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एंगल्स को फाइंड कर रहे होते हैं, जिसकी बेसिक या बुनियादी बातें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस भी करी कि भाई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है। मैंने वहां पे आपको सबसे पहले क्या समझाया लास्ट लेक्चर के अंदर या 13.2 के लेक्चर नंबर 1 के अंदर कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से मुराद क्या होता है कि भाई कभी भी किसी भी इक्वेशन में क्या आ जाए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो क्या बन जाएगी, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। और अगर इन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से हमें एंगल्स को निकालना पड़ जाए तो क्या कहेंगे भाई, एक्सरसाइज 13.2 का मेन काम क्या है, मेन काम कि इन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में से हम सॉल्यूशन ऑफ एंगल्स को फाइंड कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर लेकर गया। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि भाई कभी भी अगर आपको साइन गिवन हो, कॉस गिवन हो, टेंजेंट गिवन हो, उसके ट्रिगोनोमेट्रिक या पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं इनके, हमने वो डिस्कस करा था कि साइन कॉस का क्या होता है 2 पाई और टेंजेंट का क्या होता है सिंपल पाई। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने बेसिक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे 13.2 के। तो चलते हैं अब लेक्चर नंबर 2 की जानिब। आई गेस मैंने आपको पुराना पूरा लेक्चर जल्दी से रिवाइज करवा दिया। अब चलते हैं लेक्चर नंबर 2 की जानिब। लेक्चर नंबर 2 का स्टार्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे लेक्चर का एक्सरसाइज 13.2 का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्या कह रहे हैं, √3 cos थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का 2। मेरा बेटा देखो, सबसे पहला काम क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, हमें इसको देख के एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। क्वेश्चन जो आपके सामने आया, आपने इसको देखने के बाद ये समझना है, ये सोचना है कि सॉल्व कैसे होगा। मुझे साफ दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन आ रहा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एक cos थीटा आ रहा है, एक साइन थीटा आ रहा है, ऊपर सिर्फ एक वर्डेट लिखी हुई होगी, क्वेश्चन लिखा हुआ होगा सिंपलीफाई फॉर थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू को निकालना है। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन से थीटा की वैल्यू को निकालना है तो इसका मतलब क्या, क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना पड़ेगा। अब ये चैप्टर नंबर 10 की तरह का तो क्वेश्चन है नहीं कि मैं साइन या कॉस के फॉर्मुलाज ओपन करूंगा, बल्कि इस तरीके से इसको अरेंज करूंगा, कुछ काटम पीटी करूंगा, कुछ बेसिक पाइथागोरस फॉर्मुलाज अप्लाई करूंगा कि ये सिंपलीफाई हो सके। फॉर एग्जाम्पल भाई मुझे साफ दिख रहा है कि अगर मैं इनको आगे पीछे शिफ्ट कर दूं, √3 cos थीटा को मैं इधर ही रहने देता हूं, √3 cos थीटा को मैं इधर ही रहने देता हूं, और ये प्लस का साइन थीटा -2 जो है इसको दूसरे शिफ्ट कर देता हूं। मेरा बेटा माइनस का 2 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2, और साइन थीटा जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का साइन थीटा। यहां तक की बात तमाम बच्चों को क्लियर है। भाई क्या काम कर रहे हैं, सिंपलीफाई करवाना है ना। अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सिंपलीफाई करवाना है। अब साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मुला तो है नहीं, उसको पुट करूंगा। तो क्या काम करा कि भाई साइन को एक तरफ शिफ्ट कर दिया, कॉस को एक तरफ कर दिया, ताकि उसका फायदा क्या होगा, फायदा भी आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। क्या काम करा, √3 cos थीटा को दे दिया, साइन थीटा -2 को दूसरे भेज दिया। क्यों, क्योंकि सिंपलीफाई करवा रहा हूँ। सिंपलीफाई करवाने के लिए यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा मैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से मेरे बहुत खातिर का फर्क पड़ेगा। यहाँ पे दोनों तरफ क्या करवा देता हूँ मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करवाऊंगा तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, √3 cos थीटा के ऊपर भी एक स्क्वायर चला जाएगा, और इक्वल टू के बाद 2 माइनस का साइन थीटा जो आ रहा है उसके ऊपर भी एक स्क्वायर चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात तमाम बच्चों को, आई होप क्लियर होगी। मेरा बच्चा यहाँ पे क्या है, √3 cos थीटा का होल स्क्वायर। भैया जब ये स्क्वायर ओपन होगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो स्क्वायर दोनों टर्म्स के ऊपर जाएगा। √3 के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल तरीके से 3 बच जाएगा। और जब cos थीटा के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। इक्वल टू के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 माइनस साइन थीटा का ऊपर स्क्वायर आया हुआ है। अब मैं अक्सर जब क्लास के अंदर फिजिकल क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से बात पूछता हूँ, बेटा क्या करेंगे, वो सिंपल तरीके से बड़ी मासूमियत से कहते हैं सर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर जो होगा दोनों टर्म्स के ऊपर चला जाएगा। और फिर मेरा वहां पे दिल चाहता है कि उस बच्चे का जो चेहरा है वो लाल पीला कर दूं। उसके पीछे रीजन ये कि ये बात मैं बहुत दफा बता चुका हूं बेटा, कभी भी ब्रैकेट के बाहर पावर और ब्रैकेट के अंदर प्लस या माइनस का साइन हो तो कभी भी पावर को आप डायरेक्टली शिफ्ट नहीं कर सकते, बल्कि आप कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। डायरेक्टली पावर क्यों शिफ्ट करेंगे, भाई बीच में माइनस साइन आ रहा है ना, तो क्या फॉर्मूला होता है a - b के होल स्क्वायर का, a² माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो सिंपल तरीके से फॉर्मूला पुट करते हैं, पहली वाली टर्म a होती है, दूसरी वाली टर्म b होती है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस का साइन फॉर्मूले का
एक 2 जो है ये फॉर्मूले का, फिर ए वाली टर्म भी क्या है आपकी 2, फिर बी वाली टर्म क्या है आपकी साइन थीटा। सर ये क्या काम कर दिया मेरा बच्चा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस का साइन फॉर्मूले का 2 फॉर्मूले का ए इंटू बी, ए ये रहा बी ये रहा, और फिर फॉर्मूला ए कहता है प्लस का बी स्क्वायर, तो बी वाली टर्म क्या है साइन थीटा उसका स्क्वायर। इसको एक बार सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो क्या बन गया 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू के बाद 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 2 जार 4 साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक की बात तमाम के तमाम बच्चों के क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। तो मेरा बेटा आइए यहाँ तक काम कर लिया, अब क्या काम करें, अब फंस गए भाई, अब समझ में नहीं आ रहा सर इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करें। अब मेरा बेटा अब जब आपने देख रहा हूं मैं कि यहाँ पे इसको मुझे और सिंप्लीफाई करवाना है, तो भाई यहाँ पे सर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख दें सर 1 बन जाएगा। अबे अल्लाह के बंदो, यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको वहाँ पे मूव करता हूँ, इसको मैं मूव करता हूँ, एक टर्म माइनस की बन जाएगी, और फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यानी कि नहीं बन सकता और सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक मेरी छोटी सी टेक्निक याद रखिएगा, वो टेक्निक क्या है, अपने क्वेश्चंस के अंदर चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा भी आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा भी आ रहा है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर कॉस के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दूं मैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई बच्चा बोलेगा सर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे सिंप्लीफाई करवानी लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चा परेशान हो जाता है सर क्या यूज करें, किस चीज को यूज करें। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी मैंने क्या कहा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ यहाँ से। मेरा बेटा यहाँ तक का काम तो आएगा तमाम के तमाम बच्चों को क्लियर हो गया होगा हमने क्या करा। अब इस स्टेप से मेरी बात दोबारा सुन लीजिए। मैंने कहा कि भाई अगर मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाना है, तो जाहिर सी बात है फर्दर सिंप्लीफाई करवाने के लिए एक ही तरीका है। हमेशा एक अच्छा बच्चा वो होता है जो अपने क्वेश्चन को देख के फैसला करे उसने क्या करना है। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर सिंप्लीफाई करवाने का और कुछ नहीं दिख रहा सिवाय कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे फॉर्मूला तो अप्लाई कर नहीं सकता मैं कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के लिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे प्लस और प्लस इक्वल टू के आमने सामने जब आगे पीछे शिफ्ट करूंगा तो माइनस के हो जाएंगे, इसलिए फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। तो अब क्या काम करें, अब सिर्फ एक ही काम बचता है, या तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को ओपन कर दिया जाए या फिर साइन स्क्वायर थीटा को ओपन कर दिया जाए। यानी कि या तो कॉस स्क्वायर थीटा के अंदर रख दिया जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर में रख दिया जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चा परेशान हो जाता है इस स्टेप पे पहुंचने में, किसके अंदर फॉर्मूला को ओपन करें सर, किसको सिंप्लीफाई करवाएं सर, यहां पे मसला हो रहा है हमें। अब ये जो चीज है ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती है। आप हमेशा अपना क्वेश्चन चेक करो, इस चीज को चेक करो, यहाँ पे मेजर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किसके आ रहे हैं साइन के, तो जाहिर सी बात है फिर कॉस को चेंज कर दो। मैंने क्या कहा दोबारा सुनिएगा। अब बच्चा परेशान होता है सर इसमें फॉर्मूला पुट करें या इस साइन स्क्वायर में फॉर्मूला पुट करें। अब बच्चा परेशान है तो मैं हमेशा अपने बच्चों को एक बात कहता हूँ, स्टूडेंट को, बेटा इस एक्सप्रेशन को चेक करो, इसमें ज्यादा अगर साइन के फंक्शंस आ रहे हैं तो फिर कॉस वाले को कन्वर्ट करवा दो साइन के अंदर, और अगर इसमें मेजर कॉस वाले आ रहे होते तो एक जो साइन स्क्वायर वाला होता है इसको कन्वर्ट करवा देता मैं कॉस के अंदर, ताकि पूरे के पूरे इस एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ या तो साइन की टर्म रह जाए या फिर सिर्फ कॉस की टर्म रह जाए और मेरा क्वेश्चन इजीली सिंप्लीफाई हो जाए। क्या रीजन है काम करने का मैंने अभी बता दिया, ताकि पूरे की पूरी एक्सप्रेशन के अंदर या तो साइन की खाली टर्म रह जाए या फिर कॉस की टर्म रह जाए। अभी यहाँ पे क्या है साइन भी आ रहा है कॉस भी आ रहा है, तो अब मेरी चॉइस है कि भाई कॉस स्क्वायर को ओपन करूं या साइन स्क्वायर को। मगर मैंने आपको क्या टेक्निक बताई कि आप हमेशा इसको चेक कर लो। क्या चेक करो कि भाई ज्यादा फंक्शन यहाँ पे किस चीज के आ रहे हैं, मुझे साफ दिख रहा है 2 साइन थीटा आ रहे हैं जबकि एक कॉस स्क्वायर थीटा है कॉस का आ रहा है, तो क्या करेंगे कॉस वाले को कन्वर्ट करवा देंगे साइन के अंदर। कैसे कन्वर्ट करवाएंगे, यहाँ पे 3 का 3 एज इट इज। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, आप बोलोगे सर पता होती है, क्या पता है मेरा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्या होती है मेरा बच्चा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के बाद 4 माइनस का 4 साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। इस तरीके से हमने अपने पूरी एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ साइन वाली टर्म लेकर आ गए। अब क्या काम करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा तो बाहर वाला 3 अंदर वाली तमाम के तमाम 3 वाली टर्म से जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा और 3 एक बार माइनस के साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के बाद 4 माइनस का 4 साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरा बेटा इन तमाम की तमाम वैल्यूज को इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 4 माइनस का 4 साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। पॉजिटिव का 3 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा नेगेटिव का 3। पॉजिटिव का 3 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा नेगेटिव का 3। और माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा भाई बोलो, आवाज आनी चाहिए, क्या बन जाएगा वहां पे जाके प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब सिंप्लीफाई करवा दो, मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 1,
4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1, माइनस का 4 साइन थीटा का 4 साइन थीटा एज इट इज का एज इट इज, माइनस के 4 साइन थीटा का साइन थीटा एज इट इज का एज इट इज। आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है बेटा 1 है, और यहाँ पे क्या है प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव करने के ऊपर प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से क्वेश्चन सिंप्लीफाई करवाया। तो सर अब एंगल की वैल्यू कैसे निकालें और सिंप्लीफाई कैसे करें, मेरा बेटा बहुत ही आसान तरीका, कोई मसले की बात नहीं है, बच्चे बच्चे काम करते हैं। सर क्या मतलब आपकी बात का, मेरा बेटा गौर से देखो, क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है, अब आप ब्लैंक हो जाओगे सर कौन सा फॉर्मूला, मेरे बेटा गौर से देखो, ये आपके पास ए बन रहा है और ये आपके पास माइनस का 2ab और फिर ये प्लस का b स्क्वायर, कोई फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। अब आप बोलोगे सर बिल्कुल लग तो रहा है हमें, कैसे, a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या फॉर्मूला हम क्लोज कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला। सर वो आसान सा फॉर्मूला क्या होगा बेटा, बहुत ही क्लोज, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो बेटा क्या हो रहा है, सिंपल तरीके से आपके पास 0 का 0 एज इट इज, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1 माइनस का 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या बन गया भाई 1 माइनस का 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा आपकी चॉइस है, इसको 2 साइन थीटा माइनस का 1 का होल स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है कि भाई किसके साथ माइनस का साइन है, ए वाली टर्म के साथ है बी वाली टर्म के साथ है, बट सिंपल तरीके से फॉर्मूला क्लोज हो रहा है तो मैंने फॉर्मूला क्लोज कर दिया, ए का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा तो क्या बन गया मेरा बच्चा, ए माइनस बी, माइनस का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस आ रहा था, तो क्या बन गया 1 माइनस का 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या काम करने सर समझ में नहीं आ रहा, मेरा बेटा दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट लेने के ऊपर स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और फाइनली आपके पास साइन थीटा सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में आ जाएगा और वहां से हम थीटा को फाइंड कर सकते हैं। क्या कहा मैंने बहुत ही आसान सी बात करी, क्या कहा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से यहां तक बनाने के बाद कुछ सिंप्लीफाई करवाने के बाद मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, ए माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर का। तो सिंपल तरीके से a माइनस 2ab प्लस के b स्क्वायर को a माइनस के b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब हो सकता है आप में से किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, सर ये 1 माइनस 2 साइन थीटा क्यों लिखा, 2 साइन थीटा माइनस 1 क्यों लिखा, तो आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरा बेटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस की टर्म डिफाइंड नहीं है, a के साथ है b के साथ है, तो हम लोगों ने खुद से कह दिया कि भाई 1 माइनस 2 साइन थीटा होगा, माइनस हम लोगों ने कह दिया कि लास्ट वाले के साथ होगा, जरूरी नहीं है पहली टर्म के साथ भी हो सकता है, बट नॉर्मली स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, लास्ट वाले टर्म के साथ माइनस साइन होता है इसलिए। तो क्या बन गया, a माइनस का b का होल स्क्वायर। अब अगर मुझे यहाँ से स्क्वायर रिमूव करवाना तो क्या करते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट को ले लूंगा, दोनों तरफ अंडर रूट को लेने के लिए मैं लिख दूंगा टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन थीटा, क्या बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन थीटा। मेरा बच्चा माइनस के 2 साइन थीटा को इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ तो बेटा बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया 0 इज इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन थीटा। हमने माइनस के 2 साइन थीटा को इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दिया तो क्या बन गया, वहां पे आ गया पॉजिटिव का 2 साइन थीटा और इक्वल टू के बाद क्या आ गया, सिंपल तरीके से 1, क्या आ गया भाई 1। अब अगर मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले तो 2 यहाँ पे जो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड करवा दूंगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके 1 से क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, तो क्या बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या काम करें सर, मेरा बेटा सिंपल तरीके देखो, आपको थीटा की वैल्यू चाहिए तो पॉजिटिव का जो साइन है उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दो। जब मैं साइन को दूसरी तरफ सेंड करूंगा तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वहां पे आके इनवर्स का बन जाएगा, तो क्या आ गया थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2। अब जरा आपने मेरी एक बात गौर से सुननी है, लास्ट जो क्लास में हम लोगों ने केस पढ़ा मेजरली मैंने आपको जानबूझ के कॉस वाले क्वेश्चन करवाए थे, और कॉस वाले क्वेश्चंस का मैंने आपको क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि हमेशा उनके एंगल के साथ आप क्या लिखते हो, प्लस माइनस। बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि कॉस वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर आप क्या करते हो, प्लस माइनस लिखते हो उनके एंगल के साथ। अब साइन के केस में क्या करते हैं, पहले जरा तरीके से एंगल फाइंड कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ के ऊपर आपका क्या आ जाएगा बेटा, एंगल। तो बेटा थीटा इज इक्वल टू साइन वर्स हाफ के ऊपर आपका एंगल आ जाएगा। कैलकुलेटर के अंदर सिंपल तरीके से साइन वर्स का फंक्शन निकालिएगा, उसमें हाफ पुट करेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। और 30 डिग्री को लिखने का तरीका हम रेडियन के फॉर्म में हमेशा लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा π/6, क्या हो जाएगा बेटा π/6। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, क्या बात, कभी भी आपके पास साइन का अगर इनवर्स का फंक्शन आ रहा हो, किसका, साइन का अगर इनवर्स का फंक्शन आ रहा हो तो साइन के इनवर्स के फंक्शन के लिए एंगल्स निकालने का क्या तरीका होता है कि जो भी आपका ओरिजिनल एंगल आएगा
उसके अंदर से एक एंगल की वैल्यू और निकालते हो, और वो एंगल कैसे निकालते हो कि सिंपल तरीके से 180 डिग्री में से अपने पहले आने वाले एंगल को माइनस करके। मैंने क्या बात करी दोबारा सुन लीजिएगा। कॉस के अंदर क्या शॉर्ट ट्रिक बताई कि कॉस के अंदर क्या होता है, एंगल के साथ प्लस या माइनस लिखा जाता है। क्लियर है। ऑन दी अदर हैंड साइन के अंदर क्या पंचायत होती है, साइन के अंदर कभी भी साइन के रिस्पेक्ट से अगर एंगल निकाल रहे होते हो तो जो भी आपका ओरिजिनल एंगल आता है उसको 180 में से माइनस करके एक और एंगल भी निकालते हो। क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ के ऊपर मेरा पहला एंगल क्या आ गया, π/6। ये मेरा ओरिजिनल एंगल है। 180 डिग्री में से अभी मैं अपने एंगल इस ओरिजिनल 30 डिग्री को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 180 में से 30 माइनस करूंगा तो मेरा एक और एंगल आ जाएगा 150 डिग्री। और 150 डिग्री को जब मैं रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 5π/6। इस तरीके से मेरे दोनों एंगल्स आ जाएंगे साइन के ऊपर। मैंने क्या बात करी दोबारा सुन लीजिए। साइन का केस, साइन के अंदर मेरा बच्चा आप दो एंगल्स निकालते हो। कॉस में क्या काम करते थे, जब कॉस की रिस्पेक्ट से एंगल लेते तो प्लस और माइनस आता था उस एंगल के साथ। वाइल ऑन दी अदर हैंड साइन के साथ क्या होता है, जो भी आपका ओरिजिनल एंगल होता है उसमें से एक और एंगल निकलता है। कैसे, जो आपका ओरिजिनल 180 डिग्री होता है उसमें से आप उस एंगल को माइनस करते हो तो आपका एक और एंगल आ जाता है। अच्छा तो बेटा यहाँ पे हम इस इंपॉर्टेंट बात को समझ लेते हैं कि मैंने ये क्या काम करा कि मैंने यहाँ पे क्यों एक और दूसरा जो एंगल आ रहा है उसको भी आंसर में शामिल करा। तो मेरा बेटा इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट ज़रा आप गौर से सुनिएगा। आपका जो भी ओरिजिनल एंगल होता है आप ना सिर्फ उसको अपने सॉल्यूशन सेट में शामिल करोगे बल्कि साइन के केस के अंदर जो आप एक दूसरा एंगल निकालते हो, यानी कि जो प्राइमरी एंगल जो कि आपको साइन इनवर्स पॉजिटिव हाफ के ऊपर मिला डेट वॉज 30 डिग्री, तो आपका पहला एंगल क्या था, π/6, आप उसको भी शामिल किया करोगे अपने सॉल्यूशन सेट के अंदर। बल्कि जो आपका दूसरा एंगल आ रहा है डेट इज 5π/6 यानी कि 150 डिग्री, वो भी शामिल होगा आपके किसके अंदर, आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेट के अंदर। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये कि भाई आप दोनों को शामिल करते हो। ऑल्दो आपको कई किताबों में देखा कि उन्होंने खाली एक एंगल के ऊपर सॉल्व किया हुआ होगा, बट आपने ऐसा काम नहीं करना। आपकी बुक के अंदर दोनों आंसर्स आपको मिलेंगे, यानी कि दोनों के दोनों साइन के केसेस के अंदर एंगल्स आपको मिल रहे हुआ करेंगे। तो मैंने क्या बात की, मैंने बड़ी सिंपल सी बात करी कि साइन के केस के अंदर आप ना सिर्फ अपने ओरिजिनल एंगल को फाइंड करते हो बल्कि उस ओरिजिनल एंगल को 180 डिग्री में से माइनस करके दूसरा एंगल निकालते हो, जो कि इस केस में क्या 5π/6 यानी कि 150 डिग्री। और अब ये दोनों की दोनों चीजें आपके सॉल्यूशन सेट में जाएंगी। कैसे, पहला वाला एंगल लिखोगे, सिर्फ उसके बाद उसका पीरियोडिक फंक्शन लिखोगे, यानी कि वो एंगल किस फंक्शन की वजह से आया उसका पीरियोडिक फंक्शन लिखोगे, यूनियन का सिंबल लिखोगे। उसके बाद क्या काम करोगे, ये पर्टिकुलर दूसरा जो आपका एंगल आ रहा है और फिर प्लस का पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि वो एंगल किसकी वजह से आया, किसकी वजह से आया, साइन की वजह से आएगा तो उसका भी पीरियोडिक फंक्शन आएगा। इस तरीके से हमारा बेटा ये वाला क्वेश्चन क्लियर होता है। आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। कैसे सॉल्व करा, बहुत ही आसान तरीका। बेटा जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको एज इट इज एक बार लिखेंगे। उसके बाद भैया मुझे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाना, तो क्या काम करा, एक साइन थीटा या एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को एक साइड पे कर दिया, एक को एक साइड पे कर दिया, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवाना है। उसके बाद सिंपल तरीके स्क्वायरिंग बोथ साइड करा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करवाने के बाद सिंपल पाइथागोरस फॉर्मूलास को यूज करा। साइन स्क्वायर वाली चीज को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करा, कॉस स्क्वायर वाली चीज को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करा, जिसको जिसकी नीड थी उसके मुताबिक कन्वर्ट करवाया। उसके बाद सिंपल तरीके से बेटा अंडर रूट वगैरह लिया, अंडर रूट करके सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व करा, आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि यहाँ पे सिंपल तरीके से साइन इनवर्स का एक एंगल आ गया। क्योंकि साइन की आपको प्रॉपर्टी बताई, साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी एंगल आ रहा होगा एक और एंगल निकाल दो 180 में से माइनस करवा के। इस तरीके से आपके हमेशा साइन के केस में दो एंगल आते हैं। वाइल कॉस के केस में क्या करते हो कि कॉस के केस में जो भी एंगल होता है सिंपल तरीके से उस एंगल के साथ प्लस माइनस लिख देते हो। मगर साइन के केस में क्या करते हो, ना सिर्फ आप अपने ओरिजिनल एंगल को फाइंड करते हो बल्कि 180 में से माइनस करवा के दूसरे एंगल को भी फाइंड करते हो, और इस तरीके से अपना फाइनल सॉल्यूशन सेट आप बना लोगे। और यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आइए चलते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की जानिब, उसको सॉल्व करते हैं फिर। अच्छा तो बेटा अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ रहे हैं, जो कि आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 16 होगा। मुझसे अगर पढ़ने की आदत है तो आपको पता होगा, पहले मैं वो तमाम क्वेश्चन आपको करवाता हूँ जो कि एक कॉन्सेप्ट के ऊपर होते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इजीली डेवलप हो सके। और आपका जब एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए तो फिर उसके ऊपर एक अच्छी इमारत तामीर हो सके। तो मेरा बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है हमारे लेक्चर वीडियो का, और हमारे बुक का क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हमसे कहा जाता है टेंजेंट टू थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 3। कहा जाता है कि भाई अगेन
ऊपर खूबसूरत सा लिखा हुआ होगा सिंप्लीफाई या फिर फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ थीटा, यानी कि अगेन क्या काम करना है, सिंपल तरीके से थीटा के एंगल को फाइंड करना है। यही काम है ना भाई, सिंपल सा काम करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बहुत आसान तरीका। क्या आसान तरीका भाई, मुझे सबसे पहला काम क्वेश्चन देख के पिक कर लेना है इस बात को, ये सॉल्व कैसे होगा भाई। टेंजेंट 2 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 3 आ रहा है, हमें निकालना क्या है, थीटा की वैल्यू। अब सबसे पहला काम, क्या काम यार, इसके अंदर जो पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, किस तरीके से उसको आगे पीछे घुमाऊं, किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करवाऊं कि मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाए। मुझे साफ दिख रहा है कि अगर यहाँ पे कुछ भी इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे बेसिक फॉर्मूलाज पता हो तो मेरा काम हो सकता है। सर क्या मतलब, सर हमें अभी भी समझ में नहीं आई आपकी बात। मेरे बेटा अगर आप गौर से देखो यहाँ पे तो आपको साफ दिखेगा कि एक चीज आ रही है टेंजेंट टू थीटा और एक चीज आ रही है कॉट थीटा। तो क्या मेरा बच्चा, मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 10.3 के अंदर डबल एंगल फॉर्मूलाज पढ़ाए हैं। अब आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स बोलोगे सर बिल्कुल पढ़ाए हैं। तो मेरा बच्चा टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है, टू टेंजेंट थीटा 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्या मैंने तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है? आप बच्चे बोलोगे बिल्कुल पढ़ाया हुआ है। और फिर आगे क्या आ रहा है, कॉट थीटा। मेरा बच्चा कॉट थीटा का फॉर्मूला ओपन नहीं करेंगे क्या? आपको कॉट थीटा का मैंने 2 फॉर्मूलाज पढ़ाए थे, मैट्रिक से पढ़ते हुए आ रहे हो, सिर्फ मैंने नहीं पढ़ा बल्कि हर टीचर ने पढ़ाऊंगे आपको। कॉट थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा, और एक और क्या होता है, कॉस डिवाइड बाय साइन थीटा। तो कॉस डिवाइड बाय साइन को तो यहाँ पे यूज करने की कोई तुक नहीं बनती। अगर मैं कॉट थीटा का फॉर्मूला कौन सा वाला, 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा यहाँ पे यूज कर दूं तो बहुत कुछ क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे फर्क में। क्या कहा, ये क्या स्टेप करा, दोबारा सुन लीजिए मेरे बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, टेंजेंट टू थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू के बाद 3। तो हमने क्या काम करा, छोटा सा स्टेप करा कि भाई चूंकि थीटा के लिए सिंप्लीफाई करना है, अब यहाँ पे बीच में कोई प्लस माइनस का साइन तो आ नहीं रहा कि इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाके स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं। यहाँ पे तो सिंपल तरीके से 2 फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो फनकारी करनी है वो इधर ही करनी है। तो टेंजेंट टू थीटा को देखते हुए तो मैंने उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया डबल एंगल का, और जहां तक कॉट थीटा का ताल्लुक है तो उसका भी एक बुनियादी फॉर्मूला अप्लाई करा। चूंकि कॉट थीटा इनवर्स होता है टेंजेंट थीटा का, तो उसके लिए उसका फॉर्मूला यूज कर दिया। अब ये क्या चीज बन गई, आइए इसको देख लेते हैं। अब ये सिंपल तरीके से जो ऊपर वाला टेंजेंट थीटा है, नीचे वाले टेंजेंट थीटा को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू के बाद क्या है, सिंपल तरीके से 3। इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से 3 का 3। मेरा बेटा ये 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड। वहां पे दूसरी तरफ जाके जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड। इक्वल टू के दूसरे जाके क्या हो जाएगा, शिफ्ट करने पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा ही हो जाएगा? आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। अब जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, यहाँ पे क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा से। जब इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा तो 3 अंदर वाली दोनों टर्म्स से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, 2 इज इक्वल टू 3 माइनस का 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही होगा भाई, आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसे ही होगा। मेरे बेटा एक छोटा सा काम कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साइड पे कर देते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे। मेरा बच्चा जब माइनस का 3 टेंजेंट थीटा को इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड करूंगा, वहां पे आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये पॉजिटिव के 2 को जब इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड करूंगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू के बाद 3 का 3 एज इट इज, पॉजिटिव का 2 जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2। मेरा बेटा 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा का 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज, 3 माइनस 2 क्या होता है, सिंपल तरीके से 1। मेरा बेटा यहाँ पे जो आपके पास 3 आ रहा है, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। वहां पे जाके 1 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। क्या बन जाएगा भाई, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, थीटा की। और अगर थीटा की वैल्यू चाहिए तो इस टेंजेंट को दूसरी तरफ सेंड करना पड़ेगा, मगर ये टेंजेंट उस वक्त तक दूसरी तरफ नहीं आ सकता जब तक के यहाँ पे स्क्वायर मौजूद है। मैंने क्या कहा बेटा, यहां तक तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर दी। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3। हम इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर, इन तमाम क्वेश्चन में काम ही क्या कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू फाइंड करना। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू उस वक्त तक फाइंड नहीं हो सकती जब तक कि स्क्वायर रिमूव नहीं होगा। तो स्क्वायर रिमूव करने का तरीका क्या है, अंडर रूट ले लूंगा दोनों तरफ। तो अंडर रूट ले लूंगा तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, सिंपल टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर जब अंडर रूट लूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब ये थीटा और टेंजेंट आपस में लिखे हुए हैं,
पॉजिटिव के अंदर है, तो क्या करूंगा भाई, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इन टेंजेंट के साहब को दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा, वहां पे जाके क्या बन जाएंगे, इनवर्स टेंजेंट के साहब बन जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय √3। मेरा बेटा आप में से किसी ने आई खैस ये बात नोट ही नहीं करी कि मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बात जो आपसे हमेशा कहता हूँ मैं लिखी नहीं है। क्या आप में से कोई बच्चा सोच सकते हो बात क्या है? मैं आपको 1 मिनट का चलो टाइम दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्टेप कर रहा हूँ, मैंने उस स्टेप का बाकी पार्ट नहीं किया। बताइए क्या पार्ट है मेरा बेटा? आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। मैंने यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर लिया, मैंने यहाँ पे क्या काम करा, स्क्वायर को रिमूव करवाने के लिए अंडर रूट लिया। हमने इस स्क्वायर को रिमूव करवाने के लिए अंडर रूट लिया। जब कभी अंडर रूट लिया जाएगा स्क्वायर को रिमूव करवाने के लिए तो मेरा बेटा साथ में क्या आ जाता है, प्लस और माइनस का साइन। ये बात आपको आपकी ट्यूशन वाली बाजी ने कभी बताई भी नहीं होगी। कभी भी आप स्क्वायर को रिमूव करवाने के लिए अंडर रूट लेते हो तो मेरा बेटा वहाँ पे क्या आता है, हमेशा प्लस और माइनस का साइन आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास टेंजेंट इनवर्स के दो वैल्यूज होंगे, एक प्लस की 1 डिवाइडेड बाय √3 और एक माइनस की 1 डिवाइडेड बाय √3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक बार पॉजिटिव का 1 डिवाइडेड बाय √3 और फिर दूसरी वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स माइनस का 1 डिवाइडेड बाय √3। सर ये क्या स्टेप करा समझ में नहीं आया। हो सकता है आप में से किसी बच्चे को मसला हो, यहाँ तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेटा सिंपल तरीके से टेंजेंट रूट थीटा में टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला ओपन करा, कॉट थीटा में कॉट थीटा का फॉर्मूला। जो चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती थी, कट सकती थी, उसको काट दिया। उसके बाद सिंप्लीफाई करवाया, सिंप्लीफाई करवा के मेरे पास टर्म क्या बन गई, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3। तो मेरा बेटा मैंने आपसे बहुत छोटी सी बात बोली कि भाई यहाँ पे अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी तो स्क्वायर रिमूव करना पड़ेगा, और स्क्वायर रिमूव करवाने के लिए अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेंगे ताकि यहाँ से स्क्वायर रिमूव हो जाए और यहाँ पे 3 के ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा। तो ये बात मैं आपको बहुत बार क्लास में बता चुका हूँ। जब कभी अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। तो इस टर्म के साथ एक प्लस और माइनस आ जाएगा, तो एक बार ये एंगल लिखा जाएगा प्लस के साथ और एक बार लिखा जाएगा माइनस के साइन के साथ। यहाँ तक तो आई गेस सब बच्चों को क्लियर होगा। और जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके जहनों में एक सवाल गर्दिश करना स्टार्ट कर चुका होगा, सर अगर कॉस के लिए एंगल फाइंड कर रहे थे तो उसकी एक फनकारी आपने समझाई, क्या, एंगल के साथ प्लस माइनस। अगर साइन के लिए फनकारी कर रहे थे, साइन से एंगल मालूम कर रहे थे, उसके साथ फनकारी समझाई कि 180 में से एंगल को माइनस करना। तो अब टेंजेंट की फनकारी क्या होगी सर? हो सकता है पढ़ने वाले बच्चों के जहन में आ गया हो और मुझे यकीन आ गया होगा। तो पहला काम तो सिंपल एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय √3 के अंदर क्या है भाई, सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय √3 आपके पास सिंपल तरीके से आ जाएगा 30 डिग्री आ रहा होगा, जो कि अगेन क्या बन जाएगा, π/6। और जब टेंजेंट इनवर्स माइनस का 1 डिवाइडेड बाय √3 क्या आ जाएगा, माइनस का 30 डिग्री आ जाएगा, जो कि रेडियन में कन्वर्ट करने पे क्या बन जाएगा, माइनस का π/6। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर टेंजेंट की फनकारी क्या होती है? अगर कॉस के एंगल के साथ प्लस माइनस लिखा जाता है, अगर साइन के एंगल को आप एक बार 180 में से माइनस करवा के एक और एंगल निकाल के लिखते हो, तो सर टेंजेंट के साथ क्या करते हैं? तो मेरा बेटा हाशिम शॉर्ट ट्रिक क्या है, टेंजेंट के साथ आप कुछ भी नहीं करोगे, टेंजेंट के एंगल को प्यारो मोहब्बत के साथ ऐसे ही लिखे रहने दे दोगे। अच्छा हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो सर यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आ रहा है? मेरा बेटा ये जो प्लस माइनस आ रहा है, ये जो दो एंगल्स आ रहे हैं, इसका बुनियादी रीजन यहाँ पे आने वाला स्क्वायर का सिंबल था, ये अंडर रूट का सिंबल था, उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के अंदर यहाँ पे प्लस माइनस आया, उसी वजह से यहाँ पे दो आंसर्स आ रहे हैं, इसका टेंजेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा कि भाई कॉस के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बताई, कॉस का एंगल निकालने के बाद उस एंगल के साथ क्या लिखोगे, प्लस माइनस। साइन के अंदर क्या करोगे, उस ओरिजिनल एंगल को 180 में से माइनस करवा के एक और एंगल भी निकाल लिया करोगे। और टेंजेंट में क्या करोगे, कुछ भी नहीं, जो एंगल आ रहा होगा वो एज इट इज अपने सॉल्यूशन सेट के अंदर पीरियोडिक फंक्शन के साथ लिखा जाएगा। अब हुस्ने इत्तफाक या खूबसूरत इत्तफाक या प्यारा सा इत्तेफाक क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर हमारे पास वैसे ही दो एंगल आए हैं, इसमें टेंजेंट का कोई कसूर नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन का कसूर है कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्वेश्चन ने ऐसा मोड़ खाया कि वैसे ही हमारे पास दो एंगल्स आ गए, तो क्या करेंगे, बारी बारी दोनों को सॉल्यूशन सेट पे लिख देंगे। मगर चूंकि दोनों एंगल एक प्लस का एंगल और माइनस का एंगल है, तो बार बार को लिखूं, एक ही बार लिख के प्लस माइनस का सिंबल लगा देता हूं। क्या कहा भाई, एक क्या आ रहा है, एक एंगल क्या आ रहा है, π/6 पॉजिटिव का, एक क्या आ रहा है नेगेटिव का π/6। तो मेरा बेटा अगर कभी +2 और -2 आ रहा है तो उसको ऐसे लिख सकते हो ना, +-2 करके। तो सॉल्यूशन सेट इसका कैसे बना सकता हूं मैं, बहुत खूबसूरत तरीके से बना सकता हूं। कैसे कि भाई सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या लिखता हूं, प्लस माइनस का π/6। और मैंने क्या आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया, मैंने क्या आपको पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाया टेंजेंट का, कि भाई
टेंजेंट के एंगल को लिखो और उसके बाद क्या काम कर दो, सिंपल तरीके से प्लस का उसका पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, उसका पीरियोडिक फंक्शन प्लस का n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों कंफ्यूज हो गए, इसको ऐसे क्यों लिखा, इसको आपने ऐसे करके क्यों नहीं लिखा, तो मेरा बेटा इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, पॉजिटिव का π/6 प्लस का n पाई, फिर यूनियन, दूसरा एंगल क्या आ रहा है माइनस का π/6, फिर प्लस का n पाई, हेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये दोनों के दोनों आंसर्स एक ही चीज़ हैं भाई, चूंकि दोनों एंगल सेम है तो आप प्लस माइनस करके भी लिख सकते हो या फिर अलग अलग करके लिख दो, बात एक ही है। ज़्यादा प्रेफरेबल मेथड ये वाला है कि आप इसको यूं करके फॉलो कर दो। क्लियर है भाई? अच्छा, हो सकता है आप में से किसी के जहन में प्लस माइनस क्यों आया, तो मेरा बेटा इसके अंदर टेंजेंट का अगेन कोई कसूर नहीं है, उसने इत्तेफाक किया है कि क्वेश्चन के दोनों आंसर्स पॉजिटिव π/6 और नेगेटिव π/6 आए, तो उनको एक ही बार बार इस तरीके से लिखने से बचने के लिए उनको एक ही बार क्या करके लिख दिया, प्लस माइनस करके लिख दिया। इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। तो मेरा बेटा इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन क्लियर होगा। सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा है, आई डोंट थिंक इसमें कोई भी मसला है। और हमने टेंजेंट की वैल्यूज निकाली, टेंजेंट के लिए मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बताई कि इसके अंदर कुछ भी आप फनकारी नहीं करोगे, फनकारी सिर्फ कॉस और साइन में होती है। कॉस में क्या होती है कि जो भी उसका एंगल आप फाइंड करोगे उसके साथ प्लस माइनस का साइन लगाते हो। साइन में क्या काम करते हो, जो भी एंगल आएगा उस एंगल को एक बार आप अपने 180 डिग्री में से माइनस भी करवा देते हो, और टेंजेंट में ऐसा कोई भी काम नहीं करते। इस तरीके से मेरा बेटा हम लोगों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट बना लिया, और यहाँ पे हमारा आज के लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा आ रहा था भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा था। तो आइए चलते हैं अपने जरा आज के लेक्चर के एक और क्वेश्चन की जानिब। क्या है भाई, अपने आज के लेक्चर के एक और क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं बेटा। अच्छा तो बेटा अब हम लोग अपने आज के लेक्चर वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 होगा और हमारे लेक्चर वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्या कहता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2। अगेन ऑल्दो मुझे क्वेश्चन होमवर्क में देना चाहिए। अब आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद कि क्या रीजन है मैं बुक का पैटर्न फॉलो नहीं करता, क्या वजह है कि मैं कभी भी बुक की पैटर्न को फॉलो नहीं करता, उसके पीछे रीजन क्या है। क्वेश्चन इज क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन। किस तरीके से क्या कह रहे हैं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2। मुझे यहाँ पे अगेन क्वेश्चन को सॉल्व करना है थीटा की वैल्यू के लिए। अब मेरे पास बच्चा आके अक्सर मुझसे कहता है सर कैसे सॉल्व करें इसको। मेरा बेटा कैसे का जवाब बहुत ही सिंपल है कि भाई कुछ इस तरीके से फनकारी करो कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने की पोजीशन के ऊपर आ जाए, और वो तरीका बहुत ही आसान सा हो सकता है। अब पहली चीज भाई, मेरे पास दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, मगर इत्तेफाक क्या है दोनों के दोनों टेंजेंट के हैं। फॉर एग्जांपल एक आ रहा है टेंजेंट स्क्वायर थीटा और दूसरा टेंजेंट थीटा और फिर इक्वल टू के बाद 2। तो पहला काम क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतार देंगे तो आई गेस वो तमाम के तमाम बच्चे कर लेंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस तरीके से लिख दूं, इक्वल टू के बाद जो पॉजिटिव का 2 आ रहा है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा इक्वल टू के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात? क्या काम करा, सिंपल तरीके से इक्वल टू के बाद जो पॉजिटिव का 2 आ रहा था उसको दूसरे से सेंड कर दूं, वहां पे क्या बन जाएगा, माइनस का 2। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे एक चीज यहाँ पे साफ दिख रही है कि यार यहाँ पे अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर भी देता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने उस स्टेप के तक पर गया नहीं, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता तो यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा पहले से था, एक और स्क्वायर आया था और टेंजेंट का 4 बन जाता, तो क्वेश्चन मेरा डिफिकल्ट तो हो जाता, सॉल्व होने के चांसेस नहीं थे। इसीलिए हम लोगों ने स्क्वायरिंग बोथ साइड वाली पंचायत नहीं पाली यहाँ पे कि टेंजेंट थीटा को वहाँ पे सेंड करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देके सॉल्व नहीं करा। उसके पीछे रीजन क्या है, क्वेश्चन हमारा और डिफिकल्ट हो जाता है, फिर टेंजेंट की पावर 4 बन जाता, फिर उसको कैसे सॉल्व करते। पाइथागोरस फार्मूला तो क्या कहता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर तो टेंजेंट सिंपल होता, टेंजेंट का स्क्वायर होता तो हम सॉल्व कर लेते, बट यहाँ पे टेंजेंट की पावर 4 बन जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, इसलिए उसकी पंचायत को नहीं पाला। अब क्या काम करें सर, अब परेशान हो गए, क्या काम करेंगे। अब देखिए मैं जरा आपको बेसिक मैथ्स सिखाता हूँ, बेसिक मैथ्स क्या होती है। मेरा बेटा मुझे बात बताओ, अगर कहीं पे सिंपल 1 लिखा हो इसका मतलब क्या होगा। सर ये कौन सा फजूल सवाल है, सर 1 का मतलब 1 ही होगा। आप तमाम लोगों के जहनों में ये बात आ रही होगी। मेरे बेटा बिल्कुल आपकी बात सही है, अगर कहीं पे 1 लिखा हुआ उसका मतलब 1 ही होता है। तो क्या मैं उस 1 की जगह पे ये लिख सकता हूँ 2 माइनस का 1। 2 माइनस का 1 भी तो क्या होगा, पॉजिटिव का 1 होगा। सर ये क्या बात कर दी आपने। मेरा बेटा मैंने बड़ी सिंपल सी प्यारी बात लिखी है यहाँ पे, अगर मैं सिंपल 1 लिखूँ आपको कोई एतराज नहीं होगा, अगर मैं उस 1 की जगह पे 2 माइनस 1 लिख दूँ क्या आपको कोई एतराज होगा। आप बोलेंगे सर होगा तो नहीं। तो मेरा बेटा यहाँ पे भी अगर हम यही काम कर दें, इस टेंजेंट थीटा की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, ये 1 टेंजेंट थीटा है, यहाँ पे 2 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा लिख दूँ, आपको कोई एतराज। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर प्लस का 1 टेंजेंट थीटा आ रहा है, इसको अगर मैं चेंज करवा के क्या लिख दूँ, यहाँ पे 2 टेंजेंट थीटा माइनस का 1 टेंजेंट थीटा, वो भी तो किसके बराबर होगा, सिंपल तरीके से
अल्हम्दुलिल्लाह। सिंपल तरीके से किसके बराबर होगा, 2 टेंजेंट थीटा माइनस के टेंजेंट थीटा। तो बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्लस के 1 टेंजेंट थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, 2 टेंजेंट थीटा माइनस का 1 टेंजेंट थीटा। क्या आपको ये बात अगर तो ऐसे क्लियर हो रही है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं इस बात को एक और तरीके से समझा सकता हूं कि बेटा ये आपके पास सिंपल तरीके से क्या बन रहा है, फंक्शन के ऊपर स्क्वायर, एक सिंगल टर्म और एक कांस्टेंट बेस टर्म। क्या हमने इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा हुआ है मैट्रिक लेवल और फर्स्ट लेवल के ऊपर। सिंपल तरीके से मैं मिडिल टर्म ब्रेक कर देता हूं। अगर आपको ये वाली बात डिफिकल्ट लग रही है तो कोई मसले की बात नहीं है, इसी बात को एक और अंदाज में समझा दूंगा कि मेरे बेटा इसको जरा गौर से देखो, इसको जरा गौर से देखो। क्या यहाँ पे आपको एक सिंपल तरीके से स्क्वायर बेस टर्म, सिंगल पावर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म दिख रही है? अगर तो दिख रही है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक। कैसे करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाओ, जो भी आंसर आएगा उसको 2 फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करवा दो। माइनस का 2 आंसर आएगा, -2 के 2 फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, सिंपल तरीके से पॉजिटिव के 2 को माइनस के 1 से पॉजिटिव 2 - 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 होगा, बीच वाली टर्म बन रही है। प्लस के 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा माइनस के 1 से, क्या माइनस के 2 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर लो। इस तरीके से भी इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा सकता हूं। क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट करने को तैयार हूं मेरा बेटा। मैंने बहुत ही आसान सी बात करी कि क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास आ रहा है हमारे लेक्चर वीडियो का, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3, एक बहुत मजे का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2। मैंने आपसे कहा कि अगर आपको यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का तो फायदा नहीं है। इसका मतलब बेसिक मैथ्स पे जाना है। अब बेसिक मैथ्स करने की मैंने आपको 2 टिप्स बताई। पहली टिप तो यार मैंने आपको बड़ी मजे की बताई कि क्या कर सकते हैं, इस 1 की जगह पे 2 - 1 डायरेक्टली लिख देते हैं। बट हो सकता है बहुत से बच्चों को इस चीज में मसला हो, तो फिर मैंने इसका काउंटर पार्ट आपको क्या बता दिया कि यार मैं इस बात को एक और तरीके से समझा देता हूं। अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आई तो कोई मसले की बात नहीं है। मैंने एक और बात क्या करी कि भाई मिडिल टर्म ब्रेक करना तो सबको सिखाई हुई है ना। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर आ गया और उस आंसर को 2 ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करा कि प्लस या माइनस करने के ऊपर बीच की वैल्यू बन जाए और मल्टीप्लाई करवाने पे वापस से वो आंसर आ जाए। तो सिंपल तरीके से इस पर्टिकुलर इक्वेशन की मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। तो अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू के प्लस का साइन एज इट इज का एज इट इज। इस टेंजेंट थीटा की मिडिल टर्म कैसे ब्रेक हो गई, 2 और माइनस के 1 में हुई। तो जो भी वेरिएबल होता है बीच वाला वो दोनों फंक्शन के साथ आएगा, दोनों पर्टिकुलर मिडिल टर्म के साथ आएगा। तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2 टेंजेंट थीटा माइनस का 1 टेंजेंट थीटा माइनस का 2 इक्वल टू के बाद 0 का 0। पहली वाली 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, लास्ट वाली 2 टर्म से कॉमन लेंगे। पहली 2 टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से टेंजेंट थीटा आ रहा है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां पे बचेगा टेंजेंट थीटा प्लस का 2। और इन 2 टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है, आप बोलोगे सर माइनस का 1 कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा प्लस का 2 इक्वल टू के बाद 0 का 0 एज इट इज का एज इट इज। तो मेरा बेटा 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास। एक फैक्टर आ गया टेंजेंट थीटा प्लस का 2, एक फैक्टर आ गया टेंजेंट थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के ऊपर ले लिया जाएगा। एक फैक्टर क्या आ गया, टेंजेंट थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। एक क्या आ गया, टेंजेंट थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को बारी बारी क्या ले लिया, 0 के ऊपर। तो यहां से एक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहां से एक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन मेरा, अच्छा जरा गौर से देखिएगा। अब ये जो पहला वाला फैक्टर आ रहा है क्या है, टेंजेंट थीटा प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो पॉजिटिव के 2 को दूसरी तरफ सेंड करूंगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव का 2। अब अगर मुझे यहां से थीटा की वैल्यू चाहिए तो पॉजिटिव के टेंजेंट को दूसरी तरफ सेंड करेंगे। तो क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स माइनस का 2। जरा इसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। जरा इस वाले फैक्टर को देख लीजिए, टेंजेंट थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो मेरा बेटा टेंजेंट थीटा माइनस का 1, माइनस के 1 को दूसरे सेंड कर दूंगा पॉजिटिव का 1। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स माइनस का 1। तो मेरा बेटा जरा वापस यहां पे आके देखो, थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स -2 के ऊपर जरा अपने कैलकुलेटर में निकालो जल्दी से भाई। कैलकुलेटर कहां है तुम लोगों के, अपने कैलकुलेटर के अंदर थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स -2 के ऊपर निकाल के मुझे बताओ थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी से शाबाश। टेंजेंट इनवर्स -2 के ऊपर क्या आ रहा है, निकाल लिया। अगर तमाम बच्चों ने निकाला होगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि वो वैल्यू पॉइंट में आ रही होगी। जबकि ऑन दी अदर एंड हमारे पास एंगल कोई परफेक्ट सिंबल होता है, कोई परफेक्ट नंबर होता है, 30 डिग्री, 45, 60, 69, 72, 48, कुछ भी पर्टिकुलर एंगल होगा आपका। पॉइंट में कभी एंगल नहीं आ रहा होता हमारे पास नॉर्मली। तो क्या करेंगे, पॉइंट में एंगल को नहीं लिख सकते। तो मेरा बेटा फिर क्या करेंगे, तो बेटा कभी भी अगर आपका एंगल पॉइंट में आ रहा होगा तो इन क्वेश्चंस के अंदर उसको एज इट इज यही थीटा की आपकी वैल्यू होगी, उसको पॉइंट में नहीं लिखेंगे बल्कि यही आपका थीटा का एक आंसर हो जाएगा।
क्लियर है बात? मेरी बात दोबारा सुन लीजिए बेटा। मैंने क्या कहा, चूंकि यहाँ पे आपके पास, यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स -2 के ऊपर पॉइंट में आ रही होगी, तो पॉइंट वाली वैल्यू को आप नहीं पुट करोगे, बल्कि सिंपल तरीके से ही आपकी थीटा की वैल्यू हो जाएगी। वाइल ऑन दी अदर एंड यहाँ से थीटा की दूसरी वैल्यू क्या आ रही होगी, टेंजेंट इनवर्स -1, बहुत ही मशहूर, बहुत बार सिखाया आप तमाम लोगों को, 45 डिग्री होता है, और 45 को कन्वर्ट करके लिखोगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से π/4। यहाँ से दोनों जो एंगल्स आए किसकी वजह से आए हैं, टेंजेंट की वजह से। और टेंजेंट की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ, कभी भी एंगल निकालो तो हमेशा चेक कर लो ये एंगल किसकी वजह से आया है। जाहिर सी बात है टेंजेंट की वजह से आया, ये वाला भी टेंजेंट की वजह से आया है, तो एंगल में कोई फनकारी नहीं होगी। जो एंगल है वो एज इट इज सॉल्यूशन सेट पे लिख दिया जाएगा। तो बेटा सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा, यहाँ पे एक आंसर टेंजेंट का ये आ रहा, थीटा का एक आंसर ये आ रहा, तो सॉल्यूशन सेट पहले इसके लिए बनाते हैं। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट। पहला मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, टेंजेंट इनवर्स -2। इसको एज इट इज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के अंदर आंसर नहीं लिखा जाएगा कभी भी, तो डायरेक्टली जो भी वैल्यू आ रही है उसको एज लिख दूंगा। टेंजेंट इनवर्स -2, ये थीटा का एंगल आ रहा है। और पहले कैसे सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, एंगल लिखते हैं, फिर उसका पीरियोडिक फंक्शन लिखते हैं। जो भी मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चल रहा होगा उसका पीरियोडिक फंक्शन आएगा। तो क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, टेंजेंट का पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है मेरा बच्चा, प्लस का n पाई। तो पहले वाले एंगल के लिए पहला सेट बना दिया, फिर दूसरा एंगल π/4 का है, तो यूनियन का सिंबल लूंगा क्योंकि दूसरा एंगल आ रहा है, और फिर जो एंगल आ रहा है उसको लिखूंगा। उसको लिखने के बाद प्लस का साइन करके उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पीरियोडिक फंक्शन, टेंजेंट का जाहिर सी बात है टेंजेंट का पीरियोडिक फंक्शन n पाई, और लास्ट में छोटी सी एक लाइन लिख दूंगा, n belongs to z। इसका मतलब क्या है, here n belongs to integer। इस बात को अगर नहीं लिखोगे बेटा एक नंबर आपका कट जाएगा। और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन क्लियर होगा। किस टाइप से करा बेटा, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एक बार लिखा, उसके बाद क्या काम करा, पॉजिटिव टू को दूसरे सेंड कर दिया, और फिर क्वेश्चन की मिडिल टर्म ब्रेक करी, मिडिल टर्म ब्रेक करके सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करवाया, कॉमन लिया, फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स को बारी बारी जीरो के ऊपर लिया। क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन को करवाने की खास रीजन, बाद में करवाने की रीजन क्या थी, अगर पहले करवाया था हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाते, हो सकता है कि आपको लगता है कि सर इतने मुश्किल क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, बट आई डोंट थिंक अब आपको क्वेश्चन मुश्किल लग रहा होगा। आप तमाम स्टूडेंट्स को भी क्वेश्चन ईजी लग रहा होगा। अगर पहले करवाया था तो ऑब्वियसली मुश्किल लग रहा था क्वेश्चन, आप बोल रहे थे पॉइंट में कब आएगा, क्या आएगा। तो भाई क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, कभी भी आपके पास पॉइंट में अगर एंगल आ रहा होगा तो उस एंगल को नहीं लिखोगे, बल्कि जो भी जिसके ऊपर वो पॉइंट में आ रहा होगा आप उसी चीज को अपना एज अ आंसर बना के लिख दिया करोगे, और फिर जो दूसरा फंक्शन आ रहा था उसके लिए दूसरा सेट बना दिया। इस तरीके से बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ हमारा सॉल्यूशन सेट कंप्लीट हो गया, और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। तो मेरा बच्चा यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 13.2 का लेक्चर नंबर 2 अपने मन तक ही अंजाम को पहुंचता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। लेक्चर वीडियो को देखने का अपने नोट्स को बना रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे तमाम के तमाम क्वेश्चंस की। जज़ाकल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।